नमस्कार। एएनएन ग्लोबल के यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं विनोबा कुमार पटेल। आजकल आप सब सुबह शाम सोते जगते उठते बैठते युद्ध के नज़ारे ही देख रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये युद्ध हो क्यों रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये किसी को पता नहीं। और तो और अब सफेद पोशाक लोग भी आजकल युद्ध को समस्या का समाधान बता रहे हैं, लेकिन जब बात समस्या की होती है तो इसका भी ऐसे लोगों को कुछ अंदाजा नहीं होता है। जबकि यह बात बहुत स्पष्ट है कि युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि युद्ध अपने आप में ही समस्या होता है। जी बिल्कुल, आज हम भी इजराइल ईरान के बीच आखिर युद्ध की वजह क्या है और समय समय पर दोनों आपस में क्यों भिड़ते रहते हैं, इस मामले को आज हम बिना किसी लाग लपेट के आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम से कम आप अपना अच्छा और बुरा समझ सके। युद्ध अमेरिका और ईरान का है या इजराइल ईरान का है, ये भी स्पष्ट नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम देश जो एक दूसरे से अपना बॉर्डर साझा करते हैं, उनके बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद है। जैसे भारत पाकिस्तान को ले लीजिए, साउथ सुडान हो या इथोपिया, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, ये सब एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं और इनके बीच मतभेद हैं। लेकिन इजराइल और ईरान आपस में बॉर्डर साझा नहीं करते और ये दोनों दूर दूर हैं। फिर भी ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं और एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि अचानक से पैदा हुआ इजराइल, जो कभी ईरान का दोस्त हुआ करता था, आज ईरान को मध्य पूर्व से मिटा देना चाहता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि आज से 4000 वर्ष पूर्व फलस्तीन में यहूदी लोग रहा करते थे, किंतु रोमन एवं ग्रीक राजाओं ने उन्हें वहां से भगा दिया। बाद में 16वीं सदी के आसपास यहूदी यूरोप, रूस एवं दुनिया के अन्य भागों में जाकर बस गए। फिर 18वीं शताब्दी में एंटीसेमिटिज्म का दौर आया तो यहूदियों को उनके साथ भीषण मारकाट शुरू हो गई, उन्हें जिंदा जलाया जाने लगा, उनके घर बार लूट लिए गए। तत्पश्चात जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों पर भारी जुल्म किया और लाखों यहूदी मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ब्रिटेन का ही आधिपत्य था। ऐसे में ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने फलस्तीन के कुछ हिस्सों में यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप 1948 में मध्य पूर्व में फलस्तीन के कुछ हिस्सों को काटकर इजराइल नाम का एक नया देश बना, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किंतु ईरान सहित अरब के सभी देशों ने इजराइल नाम के इस देश का विरोध किया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देने के लिए वोटिंग हुई, तो भारत सहित दुनिया के कई देशों ने इजराइल को देश के रूप में इनकार कर दिया। बहरहाल इजराइल के बनते ही अरब के देशों ने इजराइल से युद्ध किया। बावजूद इसके इजराइल वो युद्ध जीत गया और उस समय फलस्तीन से लाखों लोग विस्थापित हुए और इजराइल ने फलस्तीन के और बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया। सन 1950 में ईरान के राजा रजा पहलवी ने इजराइल का विरोध करते हुए कहा था कि अगर इजराइल को फलस्तीन के इस भूभाग में बसाया जाता है तो ये इलाका सैकड़ों वर्षों तक युद्ध से घिरा रहेगा। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में ईरान इकलौता एक ऐसा देश है
जो अरब देशों का हिस्सा नहीं है, और इराक एवं यमन के साथ शिया बहुल देश है। बाकी जॉर्डन, सीरिया, लेबनान सहित तमाम देशों में सुन्नी आबादी है। अब इजराइल को इलाके में एक ऐसे देश की आवश्यकता थी जो उसे तेल प्रदान कर सके और अमेरिका एवं ब्रिटेन का दोस्त हो, ताकि इजराइल अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पड़ोसी से मदद मांग सके और युद्ध और किसी भी खतरे से बचने के लिए सहयोग लिया जा सके। फिर क्या था, तत्कालीन समय में ईरान इजराइल की इन तमाम उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काफी था। ईरान में राजशाही थी और वहां का राजा पहलवी अमेरिका का पिछला गुण था। यही वजह थी कि सन 1953 में इजराइल ईरान का दोस्त बन बैठा और ईरान ने उसे एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की। कुल मिलाकर 1978 तक ईरान और इजराइल के मध्य मित्रवत संबंध थे। तत्पश्चात 1960 के दशक में ईरान की राजा पहलवी ने ईरान में धार्मिक परिवर्तन करना आरंभ कर दिया था और ईरानी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होने लगी। अरब देशों ने इजराइल के वर्चस्व को कम करने के लिए और फलस्तीन को उसका अस्तित्व लौटाने के लिए इजराइल से सन 1967 में 6 दिन का युद्ध किया, जिसमें ईरान ने इजराइल का भरपूर साथ दिया। उस समय ईरान इजराइल की तेल और गैस से मदद किया करता था, तो इजराइल भी ईरान को सैन्य प्रशिक्षण, हथियार और खेतीबाड़ी से जुड़े साजो सामान प्रदान किया करता था। इतना ही नहीं, ईरान और इजराइल के मध्य सन 1977 में प्रोजेक्ट फ्लावर की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत दोनों देश $1.2 बिलियन की लागत से मिसाइल बनाना चाहते थे। ईरान में धार्मिक पदों पर बैठने वाले गुरुओं और अनुयायियों को खूब सम्मान किया जाता था, किंतु ईरान के राजा पहलवी ने सभी धार्मिक गुरुओं का मुंह बंद कर दिया और अमेरिका के इशारों पर चलता रहा। इसी क्रम में रूहुल्लाह खुमैनी को राजा ने जेल में डलवा दिया और फिर 15 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया, जिस वजह से ईरान की जनता राजा से नाराज हुई और समय समय पर विरोध करती रही। परिणाम स्वरूप 1978 में ईरानी संस्कृति को नष्ट होता देख जनता ने विद्रोह कर दिया। लोगों का मानना था कि अमेरिका ईरान से गैस और तेल का दोहन करता जा रहा है और ईरानी लोग गरीब के गरीब ही बने हुए हैं। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए रूहुल्लाह खुमैनी ईरान वापस आ गए, जिनका जनता ने खूब स्वागत किया और सन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया, जिसका शीर्ष नेता रूहुल्लाह खुमैनी बने। राजा पहलवी कैंसर के इलाज के बहाने अमेरिका भाग गया, जिसके फलस्वरूप ईरानी क्रांतिकारियों ने अमेरिका के 52 अधिकारियों को बंधक बना लिया और यह शर्त रखी कि राजा को वापस ईरान भेजा जाए, क्योंकि लोग राजा के जुल्मों की सजा देना चाहते थे। कुछ ही दिनों बाद राजा पहलवी की अमेरिका में ही मौत हो गई और अल्जीरिया ने हस्तक्षेप करके अमेरिका के 52 अधिकारियों को बहाल करवा दिया। इसी बीच रूहुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि अमेरिका एक महान शैतान है तो इजराइल एक छोटा शैतान है। अब इस्लामिक क्रांति के पश्चात ईरान से अमेरिका का वर्चस्व कम तो जरूर हुआ था, लेकिन उसकी नजर तेल, गैस एवं अन्य खनिज संसाधनों पर बनी हुई थी। अब उसी समय ईरान में इस्लामिक क्रांति की वजह से ईरान के पड़ोसी इराक की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। सद्दाम हुसैन शासित इराक शिया बहुल देश था, लेकिन सद्दाम सुन्नी था। बावजूद इसके उसको चिंता सता रही थी कि अगर कहीं ईरान की तरह
इराक में भी क्रांति हो गई तो उसका क्या होगा। तो वहीं दूसरी ओर ईरानी शिया धर्म गुरु इराक में घुसकर वहां की जनता को भड़का रहे थे। फिर क्या था, क्रांति के डर से 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके पीछे की मूल वजह ईरान अधिकृत खुजकिस्तान में कब्जा करना था और अरब सतलुज मार्ग पर इराक का अधिकार भी जमाना चाह रहा था, जबकि इस रास्ते पर दोनों का बराबरी का अधिकार था। रूहुल्लाह खुमैनी ने शासन में आते ही इजराइल को एक देश के रूप में मानने से इनकार कर दिया और तेहरान में उसके दूतावास को बंद करवा दिया गया और फलस्तीन से जुड़ी समस्या को अपनी समस्या मानने लगे और उन्हें उनका हक वापस दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किए। बावजूद इन सब के इजराइल इन सब बातों को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसे इराक की चिंता सता रही थी कि अगर कहीं सद्दाम हुसैन ने बम बना लिया तो इजराइल का नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल को ये उम्मीद थी कि अगर वह ईरान का युद्ध में साथ देता है तो हो सकता है कि ईरानी शासक रूहुल्लाह खुमैनी खुश हो जाएं। इसीलिए इजराइल खुमैनी के प्रयासों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उस समय इजराइल का मुख्य लक्ष्य उस जगह का पता लगाना था जहां इराक परमाणु बम का निर्माण कर रहा था, जिसकी जानकारी ईरान को थी। ईरान ने न सिर्फ जानकारी प्रदान की बल्कि उसे युद्ध लड़ने के लिए इजराइल से तत्कालीन समय में हथियार भी प्रदान हुए। यही वजह थी कि इजराइल ने इराक के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया, जिसे ऑपरेशन ओपेरा के नाम से जाना जाता है। इराक ईरान के मध्य सन 1988 तक युद्ध चलता रहा, किंतु ये बिना किसी निष्कर्ष के संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से खत्म हो गया, जिसमें न तो किसी की हार हुई और न ही कोई विजयी हुआ। किंतु दोनों देशों ने युद्ध में विजयी होने का जश्न अवश्य मनाया। इराक और ईरान के मध्य इतने लंबे समय तक युद्ध खिंच जाने के पीछे मूल वजह इराक को अमेरिका का समर्थन हासिल था एवं कुवैत, सऊदी अरेबिया तथा जॉर्डन इराक के साथ खड़े हुए थे। सन 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद अली खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने, जिनकी विचारधारा रूहुल्लाह खुमैनी से एक कदम और आगे थी। उनका मानना था कि ईरान को दुनिया में मुस्लिम देशों का नेता होना चाहिए, क्योंकि ईरान मुस्लिम देशों में सबसे पुराना देश है। इतना ही नहीं, वे फलस्तीन से जुड़े विवाद को अपना समझने लगे थे और उन्हें उनका खोया हुआ हक और जमीन वापस दिलवाना चाहते थे, जहां सन 1968 एवं 48 के युद्ध के दौरान इजराइल ने कब्जा कर लिया था। यही वजह थी कि ईरान ने इजराइल से अपनी दुश्मनी जारी रखी, ताकि न सिर्फ ईरान को मुस्लिम देशों का नेता बनाया जा सके बल्कि फलस्तीनियों को भी उनका हक दिलवाया जा सके। यही वजह थी कि लंबे समय तक ईरान ने इजराइल के विरुद्ध प्रॉक्सी वार मतलब छुपकर हमला करना जारी रखा। अप्रत्यक्ष रूप से ईरान ने इजराइल पर हमले करवाने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह समूह को तैयार किया, जो लेबनान के निचले भूभाग से समय समय पर इजराइल पर हमले करता रहता था, जिससे इजराइल परेशान होकर 1982 में लेबनान पर हमला कर दिया। ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमले करने के लिए हथियार सहित पैसों रुपयों से लेकर सैन्य सहायता भी प्रदान करता रहता था, ताकि इजराइल को परेशान किया जाता रहे। अब इधर इराक ईरान युद्ध भी चल रहा था, जहां इजरायली ईरान की मदद कर रहा था, क्योंकि उस समय उसका मकसद सद्दाम हुसैन को हटाना और उसे परमाणु बम बनाने से रोकना था। अन्यथा इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। हिजबुल्लाह से तो वो बाद में भी निपट सकता था। इसलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह से संघर्ष समाप्त करने के लिए 1993 एवं 1996 में
2 बार हमले किए, जिसका हिजबुल्लाह ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब जब सन 2000 तक इजराइल के हजारों सैनिक मारे गए तो वहां की जनता ने इस युद्ध का विरोध कर दिया, जिससे बिना किसी निष्कर्ष के ही इजराइल को युद्ध से वापस होना पड़ा, क्योंकि जनता लगातार कह रही थी कि जिस तरह अमेरिका की हालात वियतनाम में हुए हैं, ठीक वही हाल हमारा हिजबुल्लाह के साथ हुआ है। अब इधर ईरान अभी इजराइल के विरुद्ध ठंडा नहीं पड़ा था, उसने इजराइल से निपटने के लिए गजा में हमास संगठन और यमन में हूती विद्रोहियों को खड़ा कर दिया था। ईरान मध्य पूर्व में मुसलमान देशों का नेता बनने और फलस्तीनी शरणार्थियों को वापस बसाने और इजराइल को खत्म करने की जिद में अड़ा हुआ था। इसी क्रम में ईरान ने यमन में हूती विद्रोहियों को तैयार किया था, जो यमन की सरकार से खुश नहीं थे और वे भी इजराइल को बर्बाद कर देना चाहते थे। अब ईरान तो प्रत्यक्ष रूप से इजराइल से युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि वह परमाणु साधन संपन्न नहीं था। यही वजह रही कि उसने गजा में हमास संगठन, यमन में हूती विद्रोहियों और लेबनान में हिजबुल्लाह गुट को व्यापक तौर पर हथियार एवं सैनिक साजो सामान उपलब्ध करवाए, ताकि इजराइल को ठिकाने लगाया जा सके। इस तरह सन 2005 के बाद ईरान और इजराइल के मध्य तनाव बढ़ता गया, जिस वजह से सन 2006 में इजराइल ने लेबनान को खत्म करने के उद्देश्य से उस पर हमला कर दिया, किंतु लेबनान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और इजराइल को इस युद्ध से कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर उसने उसी साल हमास पर हमला किया, लेकिन हमास का भी कुछ खास नहीं बिगड़ पाया। अब अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहते, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु मिसाइलें बना ली तो मध्य पूर्व से अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा और हो सकता है कि इजराइल का अस्तित्व भी खतरे में हो जाए। किंतु इतना तो तय है कि अगर ईरान परमाणु विकसित कर लेता है तो इलाके में शांति एवं स्थिरता कायम हो सकती है और हो सकता है कि इसी बहाने अमेरिका की दादागिरी भी खत्म हो जाए और अमेरिका दुनिया को किसी तरीके के प्रतिबंध के बहाने हुक्म चलाना बंद कर दे। उत्तर कोरिया, रूस एवं चीन ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, जिसमें से उत्तर कोरिया सन 2009 के आसपास ईरान की मदद भी कर रहा था। किंतु सन 2010 से लेकर अब तक इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका के गुप्तचर विभाग CIA ने ईरान के दर्जनों परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमय तरीके से हत्या करवा दी। किसी को जहर दे दिया गया तो किसी को गोली मार दी गई। 12 जनवरी 2010 को मसूद अली मोहम्मदी की मौत हो गई और 29 नवंबर को 2 परमाणु वैज्ञानिक माजिद जहारियारी और फरादुल अब्बासी की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त अमेरिका और इजराइल ने कुछ कंप्यूटर वायरस बनाकर ईरान की परमाणु साइटों पर हमला किया और इजराइल वायुसेना ने भी इन जगहों को अपना निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। परिणाम स्वरूप 2012 में ईरान ने जवाबी कार्यवाही करते हुए अन्य देशों में स्थित इजरायली दूतावास में लोगों को निशाना बनाया, जिनमें भारत, थाईलैंड और कुवैत शामिल थे। इतना ही नहीं, तुर्की, साइप्रस सहित दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में हमला किया, जिसे इजरायली मोसाद ने रोक दिया। परमाणु बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम 235 की आवश्यकता पड़ती है, तो ईरान बार बार इसी प्रयास में जुड़ा हुआ था। किंतु इजराइल बार बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करके उन्हें नष्ट कर देता था। सन 2015 में अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम बनाने को लेकर लगा प्रतिबंध हटा लिया और अब ईरान लगभग 4-5% यूरेनियम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना सकता था। किंतु ईरान ने अपना परमाणु मिशन जारी रखा। वर्ष 2018 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने
एक ऑपरेशन चलाकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेजों को चुरा लिया। और उसी साल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया को जाकर बताया था कि ईरान 60% यूरेनियम 235 बना चुका है और उसे परमाणु बनाने के लिए बस 30% की ही आवश्यकता है। फलस्वरूप अमेरिका ने दोबारा ईरान को यूरेनियम निकालने से रोक दिया। परिणाम स्वरूप ईरान ने 2019 में सीरिया एवं इराक में इजराइल और अमेरिका पर निशाना साधने के लिए सैन्य अड्डों की स्थापना की, जिससे इजराइल ने तबाह कर दिया। 3 जनवरी 2020 को ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई, जो ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद प्रमुख समझे जाते थे। इस घटना के पश्चात पूरे ईरान में आंदोलन उठ खड़ा हुआ और ईरान ने अमेरिका के सैकड़ों सैनिकों को घायल कर दिया, जिस वजह से युद्ध की स्थिति बनती दिखाई दे रही थी। किंतु अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो कुछ समय के लिए माहौल थोड़ा शांत रहा। किंतु 6 महीने बाद इजराइल ने एक बार फिर से ईरान के परमाणु ठिकानों तेहरान एवं नतांग पर हमला कर दिया, जिससे ईरान बम बनाने में लगभग 2 साल पीछे चला गया था। 2021 के बाद समय समय पर इजराइल ईरान पर कई हमले करता रहा और इसके ढेरों वैज्ञानिकों को ढेर कर दिया, जैसे मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फकरेजाद, फरादुल अब्बासी, अली जानी इत्यादि, जिससे ईरान को खासा नुकसान का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, 2021 में इजराइल ने ईरान पर एक साइबर हमला किया और उसी साल 26 अक्टूबर को ईरान के गैस स्टेशन पर हमला करके ईरान को बर्बाद करने की कोशिश की गई। तो वहीं जवाबी कार्यवाही में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोही भी हमले करते रहे। इसी क्रम में अक्टूबर 2023 में लेबनान की राजधानी बैरूत में इजराइल को सबक सिखाने के लिए हमास को हरी झंडी मिली और 7 अक्टूबर को हमास ने गजा के रास्ते इजराइल पर हमला कर दिया। गजा की स्थिति पहले से ही खराब थी, लेकिन अब ये एक जीता जागता नर्क बन चुका है। यहाँ अब तक 31,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ से पलायन कर गए हैं। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने परमाणु बनाने के संदेह में ईरान पर 12 दिनों तक लगातार हमला किया और तब ट्रंप ने ये कहते हुए युद्ध रोक दिया कि अब ईरान के सभी परमाणु ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह स्पष्ट किया था कि ईरान में परमाणु बम बनाने के किसी भी प्रकार के कोई निशान मौजूद नहीं है। अब अभी हाल ही में 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने बेबुनियादी एवं गैर जिम्मेदाराना हमला किया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी सहित सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और खुफिया मंत्री सहित ईरान के सैकड़ों सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचे सहित सैन्य ठिकानों, गैस एवं तेल स्टेशनों एवं राजधानी तेहरान सहित कई नागरिक ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। ईरान में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रोक एवं इंटरनेट पर प्रतिबंध की वजह से हमें युद्ध में जान माल के नुकसान की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। ठीक यही हाल इजराइल का भी है, जिस वजह से नुकसान का सटीक अंदाजा लगा पाना कठिन है। किंतु अमेरिका से जुड़े मानव अधिकार संगठन ने ईरान में अपने काम के अनुभव के आधार पर बीबीसी को बताया है कि ईरान में 31 मार्च तक लगभग 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 1,600 ईरानी नागरिक हैं, जिसमें से 244 बच्चे शामिल हैं। तो वहीं इजराइल का कहना है कि उसके अब तक महज 19 लोग ही मारे गए हैं। बहरहाल इस युद्ध से दुनिया भर को
व्यापार, रोजगार एवं अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। और ये स्थितियां कब तक सामान्य हो पाएंगी, ये ट्रंप की बौखलाहट एवं सनक की वजह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दुनिया भर में कितने उद्योग धंधे चौपट हो गए, कितनों की नौकरियां चली गई और कितने लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। सूचना के अभाव में इसकी ठीक ठीक हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारत सहित दुनिया भर की मीडिया ने युद्ध को लेकर लोगों को गुमराह करने और तमाशा दिखाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो पूरा देखने के बाद न सिर्फ आप ईरान इजराइल का विवाद समझ गए होंगे, बल्कि युद्ध की गंभीरता को भी समझ रहे होंगे। इसीलिए हमें उम्मीद है कि आप अगली बार युद्ध पर बात करेंगे तो पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही से करेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव एवं विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम पुनः मिलेंगे, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। हमें देखने के लिए शुक्रिया।